हरि ओम। ध्वनि श्रूयते वा? हरि ओम। आम महोदय श्रूयते। अस्तु महोदय। हाँ, तो कल हमने सूत्र पढ़ा था अंतिम गोर स्त्योर उपसर्जनस्य, जो क्या करता है, ह्रस्व का विधान करता है। आज हमें पढ़ना है तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ। यह सूत्र जो है उपपद संज्ञा का विधान करता है। किसका? उपपद संज्ञा का। इस सूत्र में क्या है? सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ। इसमें 3 पद हैं। एक तो है तत्र, एक है तत्र, एक है उपपद और उपपदम, और एक है सप्तमी स्तंभ। तत्र है अव्यय पद, उपपदम है प्रथमा का एक वचनांत, और सप्तमी स्तंभ है भी प्रथमा का एक वचनांत पद है। वृत्ति कहते हैं सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत् कुम्भादि तदवाचकं पदम उपपद संज्ञम स्यात्। अर्थात सप्तम्यन्ते पदे, कैसा पद हो? सप्तम्यंत पद हो, कर्मणि इत्यादौ, अर्थात सप्तम्यंत पद कर्मणि इत्यादि में जो वाच्यत्वेन वाच्य रूप से स्थित यत कुंभादि, जो कुंभ आदि शब्द है, उसके वाचक पद के उपपद संज्ञा होती है। अर्थात धातु के अधिकार में जितने भी आने वाले सूत्र हैं, धातु हो या सूत्र है, इसके अधिकार में जितने भी सूत्र आते हैं, उन सूत्रों में जो सप्तम्यंत कर्मणि आदि पद है, उस कर्मणि आदि पद के वाच्य के रूप में जो उपस्थित हमारे सामने जो अर्थ है, अर्थात कुंभ आदि जो वस्तु, उनके उस विषय में जो अर्थ हमारे सामने स्थित है, उन अर्थ के जो वाचक पद हैं, उनकी उपपद संज्ञा होती है। तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, इस सूत्र से। अगला सूत्र है उपपदम अतिंग, उपपदम मतिंग। इसमें 2 पद हैं। एक उपपदम प्रथमा का एक वचन, अतिंग भी प्रथमा का एक वचन है। वृत्ति कहते हैं उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम शमस्यते, अतिंगश्चायम समासः कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो कहते हैं उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम शमस्यते, अर्थात ऐसा सुबंत जो कैसा हो? उपपद हो। उपपद अर्थात जिसकी हमने उपपद संज्ञा की है। तो उपपद संज्ञा भी हमने पहले पढ़ा था, तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, इस सूत्र से हमने उपपद संज्ञा करी है। तो कैसा सुबंत होना चाहिए? जो उपपद संज्ञक सुबंत है। ऐसे उपपद संज्ञक सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है उपपदम अतिंग सूत्र से, और वह समास क्या कराता है? तत्पुरुष समास कराता है। और यह समास क्या है? उपपदम अतिंग, तिंग को छोड़कर, अर्थात अतिंग कह रहा है सूत्र में, तो तिंग को छोड़कर, अर्थात यह समास कहां नहीं होता? तिगंत में नहीं होता। अगर तिगंत आगे कोई वाच्य हो, तिगंत अर्थ हो, तो वहां पे तिगंत कोई पद हो, तो उस अर्थ में यह तत्पुरुष समास नहीं होता। तो सूत्र का अर्थ होगा तिगंत अर्थ को छोड़ करके उपपद शुबंत वाची शब्द का समर्थ शुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है। और यह समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। उदाहरण देते हैं कुंभम करोति इति कुंभकारः। जो हमें समासिक पद बनाना है, वह बनाना है कुंभकारः। लौकिक विग्रह हो जाएगा इसका कुंभम करोति इति। यह हो जाएगा लौकिक विग्रह, अर्थात जो घड़े को बनाता है उसे कहते हैं हम कुंभकार। अलौकिक हो जाएगा कुंभ ngस क्री, कुंभ ngस क्री। जब यह स्थिति रहेगी हमारे पास कुंभ ngस क्री, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? कर्मण्यन एक सूत्र है, उससे क्या करेंगे? कर्म उपपद में होते हुए, जो कर्म उपपद है, तो कर्म उपपद में रहते हुए क्री धातु से अण प्रत्यय कर देंगे। जब अण प्रत्यय हो जाएगा तो स्थिति बनेगी कुंभ ngस क्री अण। इस स्थिति में अनुबंध लोप होकर के अण का अ बच जाएगा। जब अण का अ बच जाएगा, तो अण में हमने इस संज्ञा करी है नौ की। जब नौ की संज्ञा करी तो यह हो जाएगा अणित। यह क्या हो जाएगा? अणित। जब यह अण प्रत्यय जो है वह ऋणित हो जाएगा, तो ऋणित होने के कारण अचोणिति से क्या हो जाएगी? जो इगंत अंग है क्री, उसको हो जाएगी वृद्धि, और वृद्धि होने के बाद पूर्ण रपर से रपरत्व होकर के री के स्थान में जो वृद्धि होगी वह क्या होगी? आर। तो स्थिति बन जाएगी कुंभ ngस कार और अ है आपका यहाँ पे अण वाला, और रो हलंत हो जाएगा यहाँ पे कार का। तो कुंभ ngस कार यह स्थिति जब बनेगी, तो इस स्थिति में उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग इस सूत्र से क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है? उपपद जो शुबंत है उसका तिंग भिन्न के साथ समास किया है। तिंग भिन्न क्या है?
एक धातु है, तिगंत नहीं है, तिगंत करोति इत्यादि होता है जहां पर तिगंत प्रत्यय लगता है, तो वह क्या वहां पर तिंग प्रत्यय जहां पर लगता है उसे हम कहते हैं तिगंत। तो यहाँ पे क्री क्या है, अभी कृदंत नहीं है। यहाँ पे अण प्रत्यय क्या है, तो वैसे भी कृदंत नहीं है। तो कृदंत नहीं होने के कारण उपपदम अतिंग, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, उपपद जो कुंभ है उसके उपपद में रहते हुए, कुंभ के उपपद में रहते हुए तिंग भिन्न जो कार शब्द है उसके साथ समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपल को हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी कुंभ कार, रो हलंत मान लीजिए आगे, और कुंभकार प्रथमा निर्दिष्टम समास उत्सर्जनम से क्या हो जाएगा, कुंभ की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात हो जाएगा, अर्थात पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी कुंभकार, और रौ में मिला देंगे तो रौ पूरा हो जाएगा, तो कुंभकार, तो पुनः प्रातिपदिक संज्ञा और सु को ऋतु विसर्ग इत्यादि कार्य होकर के कुंभकार, यह हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अगला कहते हैं अतिंग किम मां भवान भूत मांगी लुंग इति सप्तमी निर्देशान मांग उपपदम। तो कहते हैं सूत्र में अतिंग क्यों पड़ा, अतिंग क्यों, अतिंग किम, तो कहते हैं मां भवान भूत, सूत्र में अतिंग क्यों पड़ा, तो कहते हैं अतिंग ग्रहण का जो यहाँ पे सूत्र में प्रयोजन है वह क्या है कि मां भवान भूत, आपको उदाहरण दिख रहा है, तो मां भवान भूत जो उदाहरण है उसमें क्या है, मांगी लुंग जो सूत्र है, एक सूत्र है मांगी लुंग, इस सूत्र से क्या हो गया, मांग के उपपद में रहते हुए लुंग लकार हो गया। जब लुंग लकार हो गया तो यहाँ पे क्या, जो मांगी है वह क्या है, सप्तम्यन होने के कारण उसके मांग की उपपद संज्ञा भी प्राप्त है, क्योंकि सप्तम्यंत तो है ही मांगी, मांगी लुंग में मांगी पद क्या है, सप्तम्यंत, और सप्तम्यंत होने से इसकी क्या है, उपपद संज्ञा भी प्राप्त है। और यदि हम केवल उपपदम अतिंग ना कह करके उपपदम अतिंग ना कह करके यह कहते हैं सूत्र में उपपदम, तो क्या होता है कि जो मांग है, जहां मांगी लुंग जो मांग है, उस मांगी की भी उपपद संज्ञा के साथ, उपपद के साथ भूत इस तिगंत का समास हो जाता, अर्थात जो मां भवान भूत है, यहाँ पे मांग मांगी लुंग में सप्तमी है, तो सप्तम्यंत तो होने से यदि उपपदम अतिंग नहीं कहते हम, तो क्या हो जाता, अगर केवल उपपदम सूत्र कहते तो भूत इस तिगंत के साथ इसका समास हो जाता, जो कि पाणिनि जी को इष्ट नहीं था, अर्थात उनको यह रूप नहीं बनाना था। तो इसलिए उन्होंने सूत्र में उपपदम के साथ अतिंग पढ़ा, अर्थात तिंग भिन्न होना चाहिए, तिंग से युक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए सूत्र मतलब यह अनिष्ट कारक ना बने प्रयोग, मां भवान भूत में भी समास ना हो, इसलिए उन्होंने अतिंग उपपदम अतिंग यह सूत्र पूरा पढ़ा, नहीं तो केवल कार्य तो उपपदम सूत्र से भी चल जाता, यह इनका अभिप्राय था। फिर आगे परिभाषा कहते हैं गतिकारकोप पदानाम कृत भी सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते ही व्याघ्री अश्वकृति कच्छपी इत्यादि। कहते हैं गतिकारको पदानाम, गति अर्थात गति संज्ञक, कारक और उपपदानाम अर्थात गति संज्ञक, कारक और उपपदों का कृत भी अर्थात कृदंत पदों के साथ, कृदंत शब्दों के साथ जो शुभ आदि विभक्ति है उसकी उत्पत्ति से पहले ही समास हो जाता है, अर्थात जब हम शुभ की उत्पत्ति करते हैं उससे पहले ही समास हो जाता है। किसका हो जाता है उससे पहले ही समास, जो गति संज्ञक हो, जो कारक हो और उपपद हो, ऐसे इन गति संज्ञक, कारक और उपपदों का कृदंत शब्दों के साथ यदि समास हो रहा हो तो वह समास कब हो जाता है, सुप विभक्ति से पहले ही वह समास हो जाता है, यह इनका अभिप्राय है। उदाहरण देते हैं व्याघ्री, लौकिक विग्रह हो जाएगा इसका, वी यहाँ पे विशेषण है तो वी असमन्तात जिघ्रति, वी यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयुक्त है तो वी असमन्तात जिघ्रति। अलौकिक हो जाएगा वी आघ्रा, इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में हम करेंगे एक सूत्र है आतश चोपसर्गे, इस सूत्र से क्या करेंगे, जो आकारांत धातु है यहाँ पे घ्रा, उससे उपसर्ग उपपद में जो आ उपसर्ग है उसके उपपद में रहते क प्रत्यय करेंगे, अर्थात आ उपसर्ग के उपपद में रहते घ्रा धातु जो आकारांत धातु है, इस धातु से आतश चोपसर्गे इस सूत्र के माध्यम से क प्रत्यय करेंगे। जब क प्रत्यय करेंगे तो स्थिति बनेगी वी आघ्रा क, वी आघ्रा क। इस स्थिति में क की हो जाएगी इस संज्ञा लसक्वोत्तिते से और तशलोप से उसका लोप हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी मतलब अनुबंध लोप हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी वी आघ्रा अ। जब यह स्थिति बन जाएगी वी आघ्रा अ, इस स्थिति में क्या होगा, एक सूत्र है आतो लोप इति च, क्या है आतो लोप
इटी च, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, यदि अजादि और इट आदि हो, क्या हो, अजादि और इट आदि हो, तो कित ङित और आर्धातुक के परे रहते जो अकारांत अंग है उसका लोप हो जाएगा। जब अकारांत अंग का लोप हो जाएगा तो कित क्या परे है, यहाँ पे हमने कौ प्रत्यय क्या है, उसमें कौ की संज्ञा करी है, तो कौ क्या है, इत संज्ञक है, उसके कारण वो कौ क्या है, कित है। तो अ क्या है, यहाँ पे कित है, ककार का जो अ है वो है कित। तो कित परे रहते आतो लोप इति चौ से जो घा में आकार है उसका हो जाएगा लोप। जब लोप हो जाएगा तो स्थिति बनेगी हमारे पास वी आ घ्र। अब जो अभी तक घ्रा था वह घ्र हलंत हो जाएगा, तो घ्रा से घ्र में जो आ था उसका लोप हो जाएगा, आतो लोप इति चौ से, तो घ्र हलंत हो जाएगा, आगे रहेगा क प्रत्यय का अ। अब इस स्थिति में उपपदम अतिंग इस सूत्र से क्या हो जाएगा, आ के साथ जो आ उपसर्ग है उस उपसर्ग के साथ घ्र इसका समास हो जाएगा। जब समास हो जाएगा तो पुनः गतिश्च सूत्र है, इससे बी की क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। गति संज्ञा होने के कारण कुगति प्रादेय, कल एक सूत्र पढ़ा था हमने, कुगति प्रादेय, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, वी का आग्र के साथ समास हो जाएगा। जो वी गति संज्ञक पद है उसका आग्र के साथ समास हो जाएगा। जब समास होगा तो स्थिति बनेगी वी आग्र। और इस स्थिति में इको यणची, आपको वी में इकार दिख रहा है, आग्र में आ दिख रहा है, तो ई और आ के स्थान में हो जाएगा यण, तो बनेगा व्याघ्र। जब व्याघ्र यह स्थिति बनेगी, इस स्थिति में क्या होगा, जातेर जातेर स्त्री विषय विषयादयोधात, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, जो व्याघ्र शब्द से है उससे स्थित विवक्षा में नीस प्रत्यय हो जाएगा। यह सूत्र आपने पढ़ा होगा स्त्री प्रत्यय में, जब आप स्त्री प्रत्यय पढ़ रहे होंगे वहां पे नीस प्रकरण का जब वो आया होगा वहां पर आपने यह सूत्र पढ़ा होगा, जातेर स्त्री विषयादयोधात, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, नीस प्रत्यय हो जाएगा। जब नीस प्रत्यय हो जाएगा तो स्थिति बनेगी व्याघ्र नीस। नीस होने के बाद उसका अनुबंध लोप, तो बनेगा व्याघ्र ई। इस स्थिति में यस्येति च सूत्र से क्या हो जाएगा, अकार का लोप हो जाएगा। जो व्याघ्र में अकार है उसका हो जाएगा अकार का लोप, और अकार का लोप जब हो जाएगा तो स्थिति बनेगी व्याघ्र में ग्रह पुनः हलंत हो जाएगा और ई मिल जाएगा, पुनः जो नीस का ई है वहां मिल जाएगा इसमें, तो स्थिति बन जाएगी व्याघ्री। जब व्याघ्री फिर स्वाद्युत्पत्ति हो जाएगी, स्वाद्युत्पत्ति होने के बाद सु आएगा, सु का हलंग अप्रयुक्त अनुबंध लोप, अप्रयुक्त संज्ञा हलंग्याभ्यो दीर्घासुति से प्रयुक्तम हल से सु का लोप, सकार का जो लो है लोप कर देंगे तो रूप बन जाएगा हमारे पास व्याघ्री। अगला रूप बनाना हमें अश्वक्रीति, अर्थात अश्वेन क्रीता, अश्व से खरीदी हुई कोई वस्तु, तो अश्वक्रीति। अलौकिक विग्रह हो जाएगा अश्वटा क्रीत। यहाँ पे कर्तिकरणे कृता बहुलम से क्या था, कर्तिकरणे कृता बहुलम से जो कर्ण में जो तृतीया यहाँ पे अश्विन में, उसका क्रीत जो सुबंत है उसका उसके साथ बहुलता से समास हो गया। तो यहाँ पे कर्तिकरणे कृता बहुलम इस सूत्र से बहुलता से समास हो गया, और समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक होने के बाद स्थिति बनेगी अश्वक्रीत। अश्वकृत जब स्थिति बनेगी तो प्रथमानुदेशम समास उपसर्जनम से हो जाएगी उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन उपसर्जनम पूर्वम से हो जाएगी उपसर्जन संज्ञा, क्षम्यताम प्रथमानुदेशम समास उपसर्जनम से हो जाएगी उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से हो जाएगा उसका पूर्व निपात। जब पूर्व प्रयोग हो जाएगा किसका, अश्व का, तो स्थिति फिर वही बनेगी अश्वकृत। तब एक सूत्र है क्रीतात कर्ण पूर्वात, एक सूत्र है क्रीतात कर्ण पूर्वात। तो वह सूत्र क्या करता है, यदि ह्रस्वकारांत हो, तो ह्रस्वकारांत क्या है यहाँ पे, अश्व तकार में तो कर्ण ह्रस्वकारांत जो कर्ण है उस कर्ण कारक के पूर्व में रहने पर कृत अंत वाले शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में ङीस प्रत्यय होता है। आपने यह सूत्र कृतात् कर्ण पूर्वात् भी कहाँ पढ़ा होगा, स्त्री प्रत्यय में ही इसको पढ़ा होगा, स्त्री प्रत्यय में ही इसको पढ़ा होगा, और स्त्री प्रत्यय में ही सूत्र को पढ़ा होगा। और वहां पे क्या करता है, ये ङीस प्रत्यय करता है। कौन सा सूत्र, कृतात् कर्ण पूर्वात्। जब यह ङीस प्रत्यय करता है तो ङीस प्रत्यय होने के बाद स्थिति बनेगी अश्वकृत ङीस, फिर पुनः अनुबंध लोप, ङीस में से ई बचेगा, तो अश्वकृत ई। यचिब हम से भौ संज्ञा, यस्येति चौ से अकार का लोप, अश्वकृत तकार में जो तो में जो है अश्वकृत के, तो स्थिति बनेगी अश्वकृत ई, और तो हलंत है ई में मिल जाएगा अश्वकृति, पुनः सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, सु का हो जाएगा अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय से अप्रयुक्त संज्ञा,
और हलंग्याप्य दीर्घ सूत्र से प्रथम हल से उसका लोप हो जाएगा तो रूप बन जाएगा अस्वक्रीति। अगला उदाहरण देते हैं कच्छपी इत्यादि, अर्थात कच्छपी, कच्छेन पिबती अर्थात कछुई, कच्छेन पिबती। अलौकिक विग्रह हो जाएगा कच्छटा पा, कच्छटा पा। तो इस स्थिति में जब ये अलौकिक विग्रह होगा, इस स्थिति में सुपिस्तः, एक सूत्र है सुपिस्तः, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, सुबंत उपपद में, उपपद के परे रहते जो यहाँ पे पा धातु है, उस पा धातु से क प्रत्यय हो जाएगा सुपिस्तः सूत्र से। जब सुपिस्तः सूत्र से क प्रत्यय हो जाएगा तो स्थिति बनेगी कच्छटा पा क। अनुबंध लोप होने के बाद आतो लोप इति च, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, पकार का जो आकार है उसका हो जाएगा लोप, और क की संज्ञा हो रखी है तो पा में आ का लोप हो जाएगा तो पा बचेगा हलंत, मतलब प हो जाएगा हलंत, आगे क का रहेगा अ, तो स्थिति बनेगी कच्छ टा प, यह स्थिति बनेगी। और इस स्थिति में उपपदम अतिंग से समास हो जाएगा, और समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से शुभलुक उपसर्जन संज्ञा, और उपपद उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो स्थिति बनेगी कच्छ प। फिर पुनः जातेर स्त्री विषयादेव उपधात, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, यकार, यहाँ पे यकार तो है नहीं तो यकार भिन्न उपधा होने के कारण नियत स्त्रीलिंग से भिन्न जो जातिवाचक कच्छप शब्द है उससे स्थित विवक्षा में हो जाएगा जातेर स्त्री विषयादेव उपधात, इस सूत्र से नीस प्रत्यय। जब नीस प्रत्यय हो जाएगा तो स्थिति बनेगी हमारे पास कच्छप नीस। अनुबंध लोप, नीस में अनुबंध लोप हो जाएगा तो बचेगा दीर्घ इकार, तो कच्छप ई। यजिब हम से बहुत संज्ञा चौसे जो कच्छप का पकार है उसका अ का लोप, और कच्छप प हलंत हो जाएगा और ई में जाके मिल जाएगा तो कच्छपी। फिर सु आएगा, सु का अप्रयुक्त संज्ञा अनुबंध लोप, सौ के अप्रयुक्त संज्ञा हलंग हल से लोप होकर के रूप बन जाएगा कच्छपी। अगला सूत्र है तत्पुरुषांगुले संख्या व्ययादे। इसमें भी 3 पद हैं सूत्र में, एक तत्पुरुषस्य, षष्ठी का एक वचन है, अंगुले ही षष्ठी का एक वचन है, संख्या व्ययादे ही संख्या और अव्यय, अर्थात ये भी षष्ठी का एक वचन है। तो वृत्ति कहते हैं संख्या अव्ययादेर अंगुलयन्तस्यौ समाशांतो अच स्यात्, अर्थात संख्यावाचक हो या तो संख्यावाचक हो ऐसा शब्द, या अव्यय वाचक हो ऐसा शब्द, तो क्या हो, जिसके आदि में संख्यावाचक शब्द हो अथवा अव्यय शब्द हो, आदि में हो उनके, और तथा अंगुली शब्द क्या हो, अंत में हो। आदि में क्या होना चाहिए, संख्यावाचक शब्द होना चाहिए या अव्ययवाचक शब्द होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, उनके आदि में होना चाहिए, और अंगुली शब्द क्या होना चाहिए, अंत में होना चाहिए। तो ऐसे जहां पर, ऐसे स्थिति में जहां पर हम तत्पुरुष समास करते हैं तो उस तत्पुरुष समास में समास करने के बाद समासांत अच प्रत्यय भी करते हैं। अच प्रत्यय किससे करते हैं, तत्पुरुषांगुले संख्या व्ययादे ही। इस सूत्र से संख्यावाचक शब्द और अव्यय शब्द जिसके आदि में हो तथा अंगुली उसके अंत में हो, तो ऐसे तत्पुरुष समास में समासांत अच प्रत्यय का विधान करते हैं। उदाहरण देते हैं, द्वे अंगुली प्रमाणम अश्य द्वे अंगुलम, यह नेट में बहुत बार पूछा गया उदाहरण, इसका लौकिक विग्रह पूछा जाता है द्वे अंगुलम का, या इससे क्या रूप बनता है यह पूछा जाता है समासिक रूप। तो यहाँ पर समासिक रूप हम बना रहे हैं द्वे अंगुलम। लौकिक विग्रह हो जाएगा इसका द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, अर्थात 2 अंगुली नाप है जिसका, ऐसी कोई दारू विशेष, ऐसी कोई लकड़ी विशेष, ऐसी कोई वस्तु विशेष, तो यहाँ पे हम दारू विशेष अर्थात लकड़ी विशेष को ले लेते हैं, दारू विशेष। तो द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, यह हो जाएगा इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह हो जाएगा द्विवचन है तो द्वि औ अंगुली औ। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस अर्थ में तद्धितार्थ का विषय बनने पर जो संख्यावाचक शब्द द्वि है उस संख्यावाचक द्वि का अंगुली सुबंत के साथ समास हुआ। समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सुपलुक हुआ, उपसर्जन संज्ञा होने के बाद द्वि का हो गया पूर्व प्रयोग, तो स्थिति बनी द्वि अंगुली। अब द्वि अंगुली स्थिति बनी तो आपको द्वि में इकार दिख रहा है, अंगुली में आकार दिख रहा है, तो दोनों के स्थान में हो जाएगा इको यण से यण आदेश द्वय अंगुली। फिर एक सूत्र है प्रमाणी द्वय सच दधनय मात्रचः, इससे क्या हो जाएगा, मात्रच प्रत्यय होगा, किस अर्थ में, परिमाण अर्थ में, इस परिमाण वाला इस अर्थ में
मात्रच प्रत्यय हो जाएगा द्वय अंगुली। इसी स्थिति में प्रमाणे द्वय सच दधनई मात्रचः, इस सूत्र से मात्रच प्रत्यय हो जाएगा तो स्थिति बनेगी द्वय अंगुली मात्रच मात्रच। जब यह स्थिति रहेगी तो एक वार्तिक है प्रमाणो लोर द्विगोर नित्यम, प्रमाणे लोर द्विगोर नित्यम। इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, जो द्विगु समास है उससे जो उत्तर प्रमाण अर्थ में जो विहित प्रत्यय हमने किया है मात्रच, उसका हो जाएगा लुक। तो लुक हो जाएगा तो फिर स्थिति वही बन जाएगी द्वय अंगुल, द्वय अंगुली, यह स्थिति बन जाएगी हमारे पास। तो द्वय अंगुली जब स्थिति बनेगी फिर एक सूत्र है ये वाला जो अभी हमने पढ़ा था, तत्पुरुषस्यांगुलेहि संख्या व्ययादेहि। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, संख्या इसमें पूर्व में क्या है द्वि और अंगुली है अंत में, तो संख्या आदि जो संख्या आदि पद का अंगुल्यंत के साथ समास हो रहा है तो तत्पुरुष समास हमने यहाँ पे क्या तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे इस सूत्र से। तो सारी शर्तें यहाँ पे सूत्र की घट गई हैं, क्योंकि उपपद में क्या मिल हमें पूर्व में क्या मिल गया, संख्यावाचक शब्द में मिल गया, और जो अंत में क्या मिला, अंगुली शब्द मिल गया, और समास कौन सा हो रहा है यहाँ तत्पुरुष समास। तो इस स्थिति में तत्पुरुषस्यांगुलेहि संख्या व्ययादेहि, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। जब अच प्रत्यय हो जाएगा और अनुबंध लोप हो जाएगा तो स्थिति बनेगी द्वय अंगुली अच। जब द्वय अंगुली अच बनेगा तो फिर एक सूत्र वही है यचिभम, उससे भौ संज्ञा हो जाएगी। भौ संज्ञा होने के बाद जैसे जो भौ संज्ञा है अंगुली में इकार की, अंगुली में लौ में जो ई है उसकी भौ संज्ञा कर रखी है यचिभम से, और उसका हो जाएगा इस सूत्र से लोप। जब हो जाएगा लोप तो स्थिति बनेगी द्वय अंगुल, लौ हलंत हो जाएगा और आगे अ, द्वय अंगुल अ। इस स्थिति में फिर हम करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा, स्वादित्पत्ति करके सू लेके आएंगे। अब जब सू लेके आएंगे तो स्थिति बनेगी द्वय अंगुल, लौ हलंत है अ है यहाँ पे अच का अ और सू। अब यहाँ पे क्या है, हमने जब लौकिक विग्रह किया था तो ऐसा किया था कुछ द्वय अंगुली प्रमाणम अस्य तत्, और 2 अंगुली नाप है जिसका किसका, तो हमने वहां पे ले लिया था दारू का उदाहरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सु है तो समस्त पद का क्या हो जाएगा, लिंग जो हम बनाएंगे वो विशेष के अनुसार बना देंगे। जब विशेष के अनुसार लिंग बना देंगे तो अदंत नपुंसक से अतो अम सूत्र से क्या हो जाएगा, सु को अम हो जाएगा, अमि पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा और रूप सिद्ध हो जाएगा द्वय अंगुलम। अगला उदाहरण बताते हैं निरंगुलम। निर्गतम अंगुलिभ्यो निरंगुलम। लौकिक विग्रह हो जाएगा निर्गतम अंगुलिभ्यः, अलौकिक हो जाएगा निरअंगुलिभ्यस, निरअंगुलिभ्यस। और यहाँ पे आपको कल एक वार्तिक पढ़ाया था मैंने, निरादयः क्रांताद्यर्थी पंचमया पंचम्याः, निरादयः क्रांताद्यर्थी पंचम्याः। इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, निर्गत अर्थ यहाँ पर है तो निर्गत अर्थ में क्या हो जाएगा, जो निरअव्यय है इस निरअव्यय का पंचम्यंत अंगुली के साथ समास हो जाएगा। समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुपलोक इत्यादि होने के बाद उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होने के बाद स्थिति बनेगी निरअंगुली। जब निरअंगुली बनेगी तो उस स्थिति में पुनः यह सूत्र लगाएंगे हम, तत्पुरुषस्यांगुलेयो संख्या व्ययादेः। इस सूत्र से अच प्रत्यय करके फिर जैसे पूर्व में हमने द्विअंगुलम सिद्ध किया था उसी प्रकार इस रूप को भी हम सिद्ध कर देंगे। अगला सूत्र है अह सर्वैक देश संख्या संख्यात पुण्याश्च रात्रेः। अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याश्च रात्रेः। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो इस सूत्र में 3 पद हैं। एक तो अह सर्वैक देश संख्यात पुण्यात, यहाँ तक पंचमी का एक वचन चौ अव्यय है और रात्रे है पंचमी का एक वचन है, यहाँ हो जाएगा। तो इसकी वृत्ति कहते हैं एभ्यो रात्रेर अच्छा चात संख्या अव्यादेहि अहर गणम दंडार्थम। तो सूत्र में आपको दिख रहे हैं अहन शब्द एभ्यो, वृत्ति में देख रहे हैं आप एभ्यो, एभ्यो अर्थात सूत्र में जो पठित है अहन शब्द, सर्व शब्द, एक देशवाचक शब्द और संख्यात शब्द, पुण्य, पुण्य जो है वह शब्द, और वृत्ति में कह रहे हैं सात संख्या संख्या अव्यादि है, और संख्यावाचक और अव्यय से परे जो रात्रि है अर्थात जो रात्रि शब्द है उससे तत्पुरुष समास जब होता है तो उससे परे क्या होता है, समासांत अच प्रत्यय होता है। तो सूत्र का एक सामान्य अर्थ होगा अहन सर्व एक देशवाचक अर्थात एक देश का जहां पर वाची होगा, संख्यात पुण्य और संख्यावाचक और अव्यय, इनसे परे जो रात्रि शब्द है उस रात्रि शब्द के मध्य में तत्पुरुष समास यदि हुआ है तो उस
स्थिति में समासांत अच प्रत्यय का विधान अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याश्च रात्रि इस सूत्र के माध्यम से होता है। अहर्गणम द्वंद्वार्थम, अर्थात जो अहर्गण है वह द्वंद्व के लिए है। आगे है रात्रा अहनि पुंसी, अहोरात्र, अच्छा अहोरात्र आगे बना रहे हैं। रात्रा रात्राह अहन्नाह पुंसी, रात्राह अहन्नाह पुंसी, तो यह सूत्र है। इसकी वृत्ति, इसमें जो पद हैं वह दो पद हैं, एक रात्रा, रात्रा अन्ना प्रथमा का बहुवचन और पुंसी सप्तमी का एक वचन। ठीक है। वृत्ति कहते हैं एतदन्तौ द्वंद्व तत्पुरुषौ पुंसेव अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः, अर्थात रात्र, अहन और अह शब्द, कौन कौन से शब्द, रात्र शब्द, अहन शब्द और अह शब्द जिस किसी के अंत में हो, ऐसे स्थिति में द्वंद्व और तत्पुरुष जो समास होता है वह पुल्लिंग में ही होता है। वह किस अर्थ में होता है, द्वंद्व और पुल्लिंग समास जो है वह द्वंद्व और तत्पुरुष समास जो है पुल्लिंग में ही होता है। कब होता है, यदि रात्र, अहन और अह शब्द किसी के अंत में हो और उस स्थिति में द्वंद्व और तत्पुरुष समास जो हो रहा है वह क्या होता है, पुल्लिंग में ही होता है। उदाहरण देते हैं यहाँ पे, अहो रात्रः, अहो रात्रः, अहश्च रात्रिश्च अहो रात्रः। लौकिक विग्रह बताते हैं अहश्च रात्रिश्च अहो रात्रः। अगर हम इसको थोड़ा अपने समझने के लिए और अच्छा कर लें तो अहश्च रात्रिश्च तयो समाहारः भी कर सकते हैं। अहश्च रात्रिश्च तयो समाहारः। अहन कहते हैं दिन को, रात्रि होगी रात, तो दिन और रात उसको कहते हैं हम अहोरात्र। लौकिक विग्रह हो जाएगा इसका अहश्च रात्रिश्च तयो समाहारः। अलौकिक विग्रह हो जाएगा अहंसु रात्रि सु। इस स्थिति में चार थे द्वंद्व, एक सूत्र आप आगे पढ़ेंगे द्वंद्व समास में। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, समाहार अर्थ होने, गम्यमान होने पर चौ का समाहार अर्थ गम्यमान होने पर चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से द्वंद्व समास हो जाएगा। जब द्वंद्व समास हो जाएगा तो कृत अध्यय समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपलुक होने के बाद एक सूत्र आप आगे द्वंद्व समास में पढ़ेंगे, अल्पाच्य तरम। अल्पाच्य तरम सूत्र क्या करता है, जो अल्प अच वाला होता है अर्थात जिसमें कम अच होते हैं उसका पूर्व प्रयोग कर देता है। तो जब पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो अहन शब्द में यहाँ पे क्या है, कम अच है, अल्प अच वाला क्या है यहाँ पे अहन शब्द है, तो उसमें हो जाएगा, उसका हो जाएगा पूर्व प्रयोग। जब पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो स्थिति बनेगी अहन रात्रि। जब अहन रात्रि यह स्थिति बनेगी तो एक वार्तिक है, रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम। वार्तिक है रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम। इस वार्तिक से क्या होगा, रात्रि के, रात्रि शब्द के परे रहते जो अहन का नकार है उसको रु आदेश हो जाएगा। अर्थात जो अहन का नकार है उसको रु, नौ को जो क्या हो जाएगा, रु आदेश कब होगा, रात्रि शब्द के परे रहते। किससे होगा, रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, इस वार्तिक से। तो स्थिति बनेगी अहरू, अहरू रात्रि। जब अहरू रात्रि बनेगा तो हसिच सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अहरू में क्या, ह में जो आकार है वो क्या है, अप्लुत है, अर्थात उसकी प्लुत संज्ञा नहीं है। तो अप्लुत आकार होने से उससे उत्तर जो रू है उसके स्थान में हो जाएगा उ आदेश, अर्थात उकार आदेश हो जाएगा हसिच सूत्र से। कब होगा, रेफ के परे रहते, तो रेफ परे है रात्रि में र, और अप्लुत आकार है यहाँ पे अहरू का, ह का अ, तो रू जो है उसके स्थान में हो जाएगा उकार आदेश। तो स्थिति बनेगी अह उ रात्रि, अह उ रात्रि, जो रू था उसको हो गया उ, तो स्थिति बनी अह उ रात्रि। इस स्थिति में क्या होगा, आद गुण, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। कहाँ पे, अह का जो अ है और उ जो हमने किया है उसके मध्य हो जाएगा गुण, तो बनेगा, तो स्थिति बनेगी अहो रात्रि। जो जब अहोरात्रि बनेगा तो आप यह सूत्र आपने देखा, अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याश्च रात्रे ही, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अहन के साथ समान समास कर रहे थे तो अहन को ही हम अहो बनाया है, हमने अहन को ही सिद्धि प्रक्रिया करके हमने अहो बनाया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अहन ग्रहण सामर्थ्य से क्या कर देंगे, द्वंद्व समास किया है, ऊपर हमने चार से द्वंद्व समास होने से अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्याश्च रात्रे, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी अहो रात्रि अच।
और जब अनुबंध लोप हो जाएगा तो अहोरात्रि अ, और जब अहोरात्रि अ बनेगा तो यचिभ हमसे हो जाएगी भौ संज्ञा, रात्रि में जो इकार है उसकी हो जाएगी भौ संज्ञा, भौ संज्ञा होने के कारण यस्येति चौ से हो जाएगा यकार इकार का लोप, तो स्थिति बनेगी अहोरात्र। फिर पुनः स्वादि उत्पत्ति करके सु लेके आएंगे और सु लाने पर यहाँ पर क्या है, एक सूत्र आपने पढ़ा था सनपुंसकम, सह नपुंसकम, अर्थात सनपुंसकम जो था वो क्या कर रहा था, समाहार अर्थ हो और द्वंद्व समास, समाहार अर्थ में यदि द्वंद्व समास हुआ हो तो उससे नपुंसक लिंग की प्राप्ति होती है। तो जो सनपुंसकम सूत्र से सु को क्या था, नपुंसक लिंग प्राप्त था, किंतु उस नपुंसक लिंग को बाध करके आपने भी जो सूत्र पढ़ा रात्रा रात्रा नाहा पुंसी, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रात्र शब्द अंत में है और अहोरात्र में रात्र शब्द यहाँ पे अंत में आपको दिख रहा है और द्वंद्व समास भी हमने किया है, तो द्वंद्व समास होने के कारण यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा और सु को क्या हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग हो जाएगा। सु को ऋत्व विसर्ग होकर के रूप सिद्ध हो जाएगा अहोरात्र। अगला उदाहरण बताते हैं, सर्वरात्र। सर्वाचासौ रात्रि ही, लौकिक विग्रह करेंगे सर्वाचासौ रात्रि ही, तो सर्वाचासौ जब रात्रि ही करेंगे तो अर्थात संपूर्ण रात्रि, अलौकिक विग्रह हो जाएगा सर्वासु रात्रि सु, विशेषण विशेषण बहुलम से समास कर दीजिएगा। समास करने के बाद यहाँ पे जो सर्वा विशेषण विशेष्यवाची क्या है, विशेषणवाची क्या है, सुबंत सर्वा है और विशिष्यवाची क्या है उसका, रात्रि। तो यहाँ पे विशेषण विशिष्ट बहुलम से समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सोपलोक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, इसी स्थिति यहाँ तक करने के बाद सर्वा रात्रि आपके पास स्थिति बचेगी। जब सर्वा रात्रि आपके पास स्थिति बचेगी तो आपने कल एक वार्तिक पढ़ा था, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुम्मद भाव, वृत्ति मात्र में जो सर्वनाम होते हैं उनको पुम्मद भाव हो जाता है। तो सर्वा क्या है, सर्वनाम है और वृत्ति मात्र का प्रसंग यहाँ पे चल रहा है, समास वृत्ति का एक भेद है, तो यहाँ पे समास का प्रकरण चल रहा है अर्थात वृत्ति का प्रकरण चल रहा है। तो सर्वा को हो जाएगा सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुम्मद भाव, इस वार्तिक से पुम्मद भाव सर्वादेश। जब सर्वादेश हो जाएगा तो स्थिति बनेगी सर्व रात्रि। जब सर्वरात्रि बनेगा तो यहाँ पर क्या है, सर्व शब्द से उत्तर क्या है, रात्रि है और अंत में भी है रात्रि, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अह सर्वेक देश संज्ञात पुण्याश्च रात्रे, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, जो रात्रि अंत में रहने के कारण तद्धित संज्ञक अच प्रत्यय हो जाएगा। जब अच प्रत्यय हो जाएगा अनुबंध लोप, यचिभम से भव संज्ञा, यसेति चौसे से आप भव संज्ञा जो इकार है उसका लोप कर दीजिएगा, सर्वरात्र और फिर सु लेके आइएगा, परवलिंगम दोनों तत्पुरुषों से तत्पुरुष पर के समान जो लिंग था स्त्रीलिंग वह प्राप्त था, जिसको बात करके पुनः यह सूत्र आएगा रात्रा अन्नाहा पुंसी, यह सूत्र से पुल्लिंग हो जाएगा, पुम्मद भाव हो जाएगा अर्थात पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग होने के कारण जो सु है उसको ऋतु विसर्ग होकर के रूप सिद्ध हो जाएगा हमारा सर्वरात्र, जैसे हमने अहोरात्र में सिद्धि करी थी सेम वैसे ही सर्वरात्र भी आप बना लीजिएगा। अगला है संख्यात रात्र, सूत्र में संख्यात शब्द पड़ा है तो संख्यात रात्र सेम संख्याता चा असौ रात्रि ही, गिनी हुई रात्रि, संख्याता चा असौ रात्रि, यहाँ पर भी आप अलौकिक विग्रह करेंगे संख्याता सु रात्रि सु, सेम विशेषण विशेष्य बहुलम से समास कर दीजिएगा, प्रातिपदिक संज्ञा और बाकी सारे काम सर्वरात्र के समान कर करके आपका रूप सिद्ध हो जाएगा संख्यात रात्र। फिर आगे कहते हैं ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, यह एक वार्तिक है, संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, अर्थात यदि संख्या पूर्वक रात्र शब्द जो है वह कैसा होता है, नपुंसक लिंग में होता है। रात्र शब्द कैसा हो, यदि उससे पूर्व में संख्या शब्द हो तो वह कैसा होता है, नपुंसक लिंग में होता है। उदाहरण देते हैं द्विरात्रम त्रिरात्रम, आप यहाँ पर देख रहे हैं रात्र शब्द से पूर्व में क्या है, द्वि और त्रि उदाहरण में दिखाई दे रहा है, वह क्या है, संख्यावाचक शब्द है। तो संख्यावाचक शब्द में आप होने के कारण आप देख रहे हैं द्विरात्रम और त्रिरात्रम में सु को अम हो रखा है, तो नपुंसक लिंग में आपको रूप दिख रहे हैं, तो यह संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम इस वार्तिक के अनुसार ही यहाँ पे कार्य हुआ है। तो अब हम रूप बनाएंगे द्विरात्रम, द्वयोः रात्र्योः समाहारः, अर्थात दो रातें, द्वयोः रात्र्योः समाहारः, अलौकिक विग्रह करेंगे द्विओस रात्रि ओस, द्विओस रात्रि ओस, इस स्थिति में तद्धितार्थोत्तरवत समाहारे, जो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे संख्यावाचक सुबंत द्वि है उस संख्यावाचक द्वि सुबंत का रात्रि सुबंत के साथ समाहार अर्थ में समास कर देंगे, तत्पुरुष समास, प्रातिपदिक संज्ञा सुपलोक उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात करने के बाद स्थिति बनेगी द्विरात्रि।
जब द्विरात्रि स्थिति बनेगी तो पुनः यहाँ सूत्र लगाएगा अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याश्च रात्रे। इस सूत्र से क्या कर दीजिएगा, अच प्रत्यय कर दीजिएगा समासांत। अच प्रत्यय होने पर द्विरात्रि अच बनेगा, यच चौसे यचि भम से भौ संज्ञा या सेतु चौसे जो भौ संज्ञा इकार है उसका लोप कर दीजिएगा, तो द्विरात्र अ। फिर पुनः सू लेके आइएगा, सू लाने के बाद स्थिति बनेगी द्विरात्र सु। और यहाँ पे परवल लिंगम दद तत्पुरुष सूत्र से क्या था, उत्तर पद के अनुसार स्त्रीलिंग प्राप्त था, क्योंकि रात्रि में स्त्रीलिंग है तो उत्तर पद के अनुसार स्त्रीलिंग प्राप्त था, किंतु जिसको बात करके राजा नाह पुंसी, इस सूत्र से हो जाएगा पुम्मद भाव, अर्थात पुल्लिंग की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब पुल्लिंग की प्राप्ति हो जाएगी तो स्थिति बनना चाहिए द्विरात्र, किंतु उस पुल्लिंग का भी यहाँ पे बात कर देता है संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, संख्या पूर्व में होने के कारण जो रात्र शब्द है वह यहाँ पे पुल्लिंग जो प्राप्त था उसको भी बात करके इस प्रकृत वार्तिक से नपुंसक लिंग हो जाएगा। जब नपुंसक लिंग हो जाएगा तो सु को अतुअम से अम हो जाएगा और अमी पूर्व से पूर्व का देश होकर के द्विरात्रम आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। अगला उदाहरण है त्रिरात्रम। लौकिक विग्रह करेंगे आप इसका, तिस्त्रीणाम रात्रीणाम समाहारः, अर्थात 3 रातें। तिस्त्रीणाम रात्रीणाम समाहारः, यह आप इसका करेंगे लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह करेंगे त्रिआम रात्रि आम और तदितार्थोत्तरपदशमाहारे तदितार्थोत्तरपदशमाहारे च, इस सूत्र से समास कर दीजिएगा। और जैसे हमने द्विरात्रम रूप की सिद्धि करी थी बिल्कुल सेम उसी प्रकार यहाँ पे त्रिरात्रम आप रूप भी सिद्ध कर लीजिएगा। अगला है राजाह सखिभ्यस टच। राजाह सखिभ्यस टच, यहाँ पे भी 2 शब्द हैं सूत्र में, एक राजा सखिभ्य पंचमी का बहुवचन, टच प्रथमा का एक वचन। ये कहता है एतदंता तत्पुरुषा टच स्यात् परम राजः, अर्थात यदि तत्पुरुष के अंत में क्या हो, तत्पुरुष समाज जहां पर हमने किया है उसके अंत में क्या हो, राजन हो, आहन हो और सखी शब्द हो। कौन कौन से, राजन आहन और सखी। राजा सखी, अर्थात राजन आहन और सखी शब्द तत्पुरुष के अंत में हो तो उससे समासांत टच प्रत्यय का विधान किया जाता है, अर्थात राजा सखी टच प्रत्यय का विधान करता है यदि राजन अहन सखी शब्द कहाँ हो, तत्पुरुष समास के अंत में हो। उदाहरण बताते हैं, परम राजः। लौकिक विग्रह करेंगे, परम चाशौ राजः, परम चाशौ राजा, परम चाशौ राजा अर्थात श्रेष्ठ राजा जो है उसे कहते हैं परम राजा। अलौकिक विग्रह हो जाएगा परम सु राजन सु। जब परम सु राजन सु हो जाएगा तो जब परम सु राजन सु है तो इस स्थिति में क्या होगा, सन महत परमोत्तमो कृष्टा पूज्यमाने ही, सन महत परमोत्तमो कृष्टा पूज्यमाने। इससे क्या हो जाएगा, जो परम शब्द है उस परम शब्द का जो पूज्यमानी समानाधिकरण राजन शब्द है उसके साथ समास हो जाएगा तत्पुरुष। जब तत्पुरुष समास हो जाएगा तो स्थिति बनेगी परम सु राजन सु और प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक होने के बाद उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्ण निपात होने के बाद स्थिति बनेगी परम राजन। जब परम राजन बनेगा तो यह सूत्र आप लगाइएगा, राजा सखिभ्यस टच। राजा सखिभ्यस टच से क्या करेंगे, यहाँ पे हमने तत्पुरुष समास कर दिया है, सन महत परमोत्तमो कृष्टा पूज्यमाने, इस सूत्र से जब यहाँ पे क्या कहते हैं तत्पुरुष समास किया है तो यह राजा सखिभ्यस टच, इस सूत्र से क्या करेंगे आप, यहाँ पे हमें क्या मिला बाद में, राजन, तत्पुरुष समास के अंत में क्या मिला, राजन शब्द। जब राजन शब्द मिला तो इस सूत्र से हम कर देंगे टच प्रत्यय समासांत। जब टच प्रत्यय कर देंगे तो स्थिति बनेगी परम राजन टच अनुबंध लोप और भौ संज्ञा कर देंगे यहाँ पे यचि भम से। तो अन जो भाग है राजन में जो चौ में अ है और नौ है उसकी कर देंगे हम भौ संज्ञा। भौ संज्ञा होने के कारण नस्तद्धिते सूत्र से क्या कर देंगे, टी भाग जो अन है उसका कर देंगे हम लोप। नस्तद्धिते सूत्र से कर देंगे टी भाग अन का लोप, तो स्थिति बनेगी परम राज और इसको हम मिला देंगे तो परम राज और सु लेके आएंगे विसर्ग इत्यादि कार्य करके हम बना देंगे परम राज। अगला सूत्र है आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसमें 3 पद हैं, आत प्रथमा का एक वचन, महतः षष्ठी का एक वचन, समानाधिकरण जातीययोः षष्ठी का एक वचन। वृत्ति कहते हैं महत आकारो अंतादेशः स्यात् समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे महाराजः प्रकारवचने जातीयर महाप्रकारो महाजातीयः इति। तो कहते हैं यदि समानाधिकरण
कहाँ हो, उत्तर पद में हो। स्यात् समानाधिकरणे उत्तर पदे, समानाधिकरण कहाँ हो, उत्तर पद में हो, अर्थात बाद वाला पद क्या हो, समानाधिकरण हो, समान अधिकरण वाला हो। और जातीय प्रत्यय होने पर, अर्थात जातीय, जातीय प्रत्यय है जातीयर, मतलब जो प्रत्यय है वो है मुख्यतः जातीयर। तो जातीयर प्रत्यय होने पर, परे होने पर, या फिर समानाधिकरण उत्तर पद परे होने पर जो महत शब्द है उसको होता है आकार आदेश। क्या होता है, महत शब्द को आकार आदेश होता है। तो उदाहरण बताते हैं, महाराजः, महाश्चासौ राजा, महाश्चासौ राजा, यह हो जाएगा लौकिक विग्रह, अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो राजा है उसे कहते हैं महाराजा। लौकिक विग्रह हो जाएगा महाश्चासौ राजा, अलौकिक हो जाएगा महत्सु राजन्सु, महत्सु राजन्सु, यह हो जाएगा अलौकिक विग्रह है। तब यहाँ पर सूत्र फिर लगाएंगे हम, सन महत परमोत्कृष्टा पूज्यमानै, सन महत परमोत्कृष्टा पूज्यमानै, इस सूत्र से क्या कर देंगे, महत शब्द का समानाधिकरण जो उत्तर पद में है पूज्यमानी पद राजन, उसके साथ तत्पुरुष समास कर देंगे। तत्पुरुष समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप लुक करने के बाद स्थिति बनेगी महत राजन। प्रथमानुशम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग महत राजन। तब पुनः यह सूत्र लगाएंगे, आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, इस सूत्र से क्या कर देंगे, यहाँ पे समानाधिकरण उत्तर पद क्या परे है, राजन, क्योंकि दोनों में समान अधिकरण है, महत और राजन में सु सु, तो समान अधिकरण उत्तर पद में क्या मिल गया हमें, राजन। तो राजन के परे रहते जो महत शब्द को क्या हो जाएगा, आकार आदेश हो जाएगा। तो आकार आदेश कहाँ होगा, अलो अंतस्य सूत्र से अंत्य अल जो तकार है उसके स्थान में आकार आदेश हो जाएगा। जब आकार आदेश हो जाएगा तो स्थिति बनेगी मह आ, मह आ, क्योंकि तो को आ हो रहा है तो हकार में तो अकार रहेगा, तो मह, ह पूरा है, तो के स्थान में आ हो जाएगा, तो मह आ राजन। तब मह में जो अ है और जो हमने आ आदेश कर रखा है उसके बीच हो जाएगी अकह सवर्ण दीर्घ से, अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एक आदेश हो जाएगा और स्थिति बनेगी महाराजन। तब राजा सखिभ्यस टच, इस सूत्र से हो जाएगा राजन, अंत में यहाँ पे तो टच प्रत्यय हो जाएगा। टच प्रत्यय होने के बाद स्थिति बनेगी राजा, तब स्थिति बनेगी महाराजन टच, अनुबंध लोप हो जाएगा, टच में तो अ बचेगा, ये चिप हमसे हम कर देंगे भौ संज्ञा, राजन में जो अनभाग है नस्त तिथि से कर देंगे उसका लोप, टी का लोप कर देंगे, तो स्थिति बनेगी महाराज, जो हलंत हो जाएगा और टच का अ हो जाएगा और मिला देंगे तो स्थिति बनेगी महाराज। फिर सु लेके आएंगे और सु का रुत्व विसर्ग इत्यादि कार्य करके रूप सिद्ध हो जाएगा हमारा महाराज। अगला क्या बनाया है इन्होंने, प्रकार वचने जातीय महाप्रकारो महाजातीय, उदाहरण बनाया है महाजातीय, अर्थात बड़ों के समान जो पुरुष होता है उसे हम कहते हैं महाजातीय। लौकिक विग्रह करेंगे, महान प्रकार भी कर सकते हैं अथवा महान एवं भी कर सकते हैं। जब अलौकिक विग्रह हो जाएगा महत, और इस अर्थ में महत शब्द से प्रकार वचने जातीयर, यह सूत्र है प्रकार वचने जातीयर, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रकार अर्थ में जो जातीयर प्रत्यय हो जाएगा, जो कैसा होगा, तद्धित संज्ञक, जातीयर प्रत्यय पर आ गया है तद्धित प्रत्यय, तद्धित उसमें तद्धित वाले प्रकरण में, तो तद्धित संज्ञक जातीयर प्रत्यय हो जाएगा प्रकार वचने जातीयर, इस सूत्र से। जब जातीयर हो जाएगा तो महत जातीयर, यह स्थिति आपके सामने स्थित हो जाएगी। और इस स्थिति में अनुबंध लोप कर देंगे तो जातीयर में जो रॉ है उसकी हो जाएगी इस संज्ञा और तश लोप से उसका हो जाएगा लोप, तो स्थिति बनेगी महत जातीय। और तब यह सूत्र लगा लीजिएगा, आन महता समानाधिकरण जातीय हो, इस सूत्र से आपको क्या करना है, जो जातीय प्रत्यय के परे रहते मह शब्द का जो अंतिम अल है तो उसको आ आदेश कर दीजिएगा, तो मह आ जातीय सवर्ण दीर्घ करके महाजातीय सु करके ऋतु विसर्ग कर दीजिएगा महाजातीय। अब यह अगला सूत्र है, द्वैष्टनः संख्यायाम अबहुव्रीहि अशित्यो हो, यह सूत्र थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसके उदाहरण यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछता है और आप बहुत बार गलत भी कराते होंगे या करते होंगे। तो यह सूत्र के उदाहरण जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्या करता है यह सूत्र और कहाँ कहाँ यह सूत्र प्रवृत्त होता है। सूत्र है, द्वैष्टनः संख्यायाम बहुव्रीहसित्योः आत् स्यात् द्वौ च दश च द्वादश अष्टाविंशतिः। तो इसमें तीन पद हैं सूत्र में, एक तो द्वैष्टनः षष्ठी का एक वचन है, संख्यायाम सप्तमी का एक वचन है, बहुव्रीहिअसित्योः सप्तमी का द्विवचन है। तो कहते हैं आत् स्यात्, आत होता है, कहाँ होता है आत,
तो कहते हैं द्वि और अष्टन शब्द जो है, कौन सा शब्द? द्वि शब्द और अष्टन शब्द, इन शब्दों को आकार अंतादेश होता है। क्या होता है? आकार अंतादेश होता है। इनके अंत में आ का आदेश होता है। कब होता है? यदि संख्यावाची उत्तर पद कोई परे हो। यदि संख्यावाची उत्तर पद में कोई परे हो तो द्वि और अष्टन शब्द को आकार अंतादेश होता है। और किंतु यह जो आकार आदेश होता है बहुव्रीहि समास और अशीति उत्तर पद के परे रहते में नहीं होता। अर्थात यदि बहुव्रीहि समास का कहीं पर प्रकरण चल रहा हो वहां पे और अशीति उत्तर पद में हो, अशीति अर्थात 80, तो अशीति उत्तर पद में परे हो तो वहां पे यह द्वि और अष्टन शब्द को जो आकार आदेश कर रहे हैं अंत में, वह आदेश नहीं होता। उदाहरण देते हैं, दस द्वादश, हमें मूल शब्द बनाना है द्वादश, सामासिक पद बनाना है द्वादश, लौकिक विग्रह हो जाएगा द्वौ च दस च इति। अलौकिक हो जाएगा द्वि औ दस, मूल शब्द है दसन, तो दसन जस, द्वि औ दसन जस। इस अर्थ में क्या हो जाएगा? चार्थे द्वंद्व। इस सूत्र से इतरेतर योग में, इतरेतर योग अर्थ में जो यहाँ पे प्रथमांत सुबंत है उसका समास, उनका समास हो जाएगा। प्रथमांत सुबंतों का चार्थे द्वंद्व सूत्र से इतरेतर अर्थ में जब समास हो जाएगा तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपलोक होने के बाद स्थिति बनेगी द्विदसन। जब द्विदसन स्थिति बनेगी तो एक सूत्र आप आगे पढ़ेंगे द्वंद्व समास के प्रकरण में, अल्पाच तरम, वह क्या कहता है? जो अल्पच वाला है उसका होता है पूर्व प्रयोग। तो द्वि और दशन में अल्पच किसमें है? द्वि में है। जो द्वि में अल्पाचरम से कम अच होने के कारण उसका हो जाएगा पूर्व प्रयोग, तो स्थिति बनेगी द्विदशन। जब द्विदशन यह स्थिति बनेगी तो द्वैष्टनः संख्यायां बहुव्रीहि अशीत्योः। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? जो संख्यावाची उत्तर पद क्या है यहाँ पे परे, सॉरी, संख्यावाची उत्तर पद में क्या है परे? क्या है? द्वि। और उसको क्या जो संख्यावाची उत्तर पद में यहाँ पे क्या है? दशन। और उसके परे रहते द्वि शब्द को आकार आदेश हो जाएगा, और आकार आदेश होगा तो क्या बनेगा? तो ई है उसको हो जाएगा आ, तो हो जाएगा द्वादशन। जब द्वादशन हो जाएगा तो सु लेके आएंगे और सु का कर देंगे हम अनुबंध लोप, द्वादशन स। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय से सु के कर सौ, जो हमने अनुबंध लोप किया उसका कर देंगे अप्रयुक्त संज्ञा, हलंग्याभ्यो दीर्घासु से सकार का लोप, तो स्थिति बन जाएगी द्वादशन। और इस स्थिति में क्या करेंगे? प्रत्यलोभे प्रत्यलक्षण, प्रत्यलोभे प्रत्यलक्षण से क्या कर देंगे? जो सु को निमित्त मार लेंगे और सु को निमित्त मान लेंगे और सुप्तिगंतम पदम से क्या कर लेंगे हम? इसकी पद संज्ञा कर लेंगे, और पद संज्ञा होने के बाद नलोपः प्रातिपदिकांत शिष्य क्या कर लेंगे? नकार का जो दशन में नकार है उसका लोप कर देंगे, तो द्वादश हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अगला उदाहरण देते हैं, अष्टाविंशति। अष्टाविंशति, अष्टौ च विंशति च, 8 और 20 कितने हो गए? 28। तो अष्टौ च विंशति च, इस लौकिक विग्रह में अलौकिक विग्रह होगा अष्टन औ विंशति सु, अष्टन औ विंशति सु। इस अर्थ में चार्थे द्वंद्व इस सूत्र से जो च का जो एक अर्थ है इतरेतर, इस अर्थ में द्वंद्व समास हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपलुक हो जाएगा, मतलब विभक्तियों का लुक हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी अष्टन विंशति। इस स्थिति में अल्पाच्यतरम सूत्र से क्या हो जाएगा? जो अल्प अच वाला अर्थात कम अच वाला अष्टन शब्द है उसका हो जाएगा पूर्व प्रयोग। जब पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो स्थिति बनेगी अष्टन विंशति। जब अष्टन विंशति बनेगा तो पुनः यह सूत्र आ जाएगा, द्वैष्टनः संख्यायां बहुव्रीहि अशीत्योः। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? जो संख्यावाची उत्तर पद में, उत्तर पद के परे रहते अर्थात जो विंशति शब्द है वह क्या संख्यावाची है, उसके उत्तर पद में परे रहते जो अष्टन शब्द है उसको हो जाएगा आकार में अकारांतादेश हो जाएगा, अर्थात अंत में अकार आदेश हो जाएगा। अर्थात जो 9 है उसको हो जाएगा अंत में क्या है 9, तो 9 को क्या हो जाएगा? आकार आदेश हो जाएगा। जब आकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा अष्टाविंशति। फिर पुनः सु लेके आएंगे और सु का कर देंगे हम, और सु का कर देंगे रुत्व विसर्ग, तो रूप सिद्ध हो जाएगा हमारा अष्टाविंशति ही। अगला कहता है परवल त्रयस्त्रयः, क्या है? त्रयस्त्रयः, त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत् इति। यह सूत्र शायद इसमें नहीं है, यह इसमें पता नहीं कहां से आ गया, लेकिन ये सिद्धांत में सिद्धांत का सूत्र है ये, ठीक है। त्रिको त्रय आदेश होता है, इसका मुख्य यही है अर्थ। ये सिद्धांत में है जहां तक मेरे को ध्यान है, लोक सिद्धांत को नहीं है। तो त्रिको त्रय आदेश होता है,
त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत्, सेम कुछ नहीं करना, जैसे ऊपर बनाया था वैसे ही करना है कार्य, बस त्रि को यहाँ पे त्रय आदेश कर देना है त्रयः सूत्र से। अगला सूत्र है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः एतयोः परपदस्यैव लिंगम स्यात्। कुक्कुट मयूर्यौ इमे कुक्कुट मयूरी कुक्कुटाविमौ अर्धपिप्पली इत्यादि। तो इसमें भी दो पद हैं, तीन पद हैं, एक तो पर्वत, लिंगम, द्वंद्व, तत्पुरुषयोः। तो अर्थ होगा द्वंद्व और तत्पुरुष समास का जो लिंग होता है वह कैसा होता है, उत्तर पद के लिंग के समान होता है। यह सूत्र हम पहले से कार्य करते हुए आ रहे हैं सूत्र के ऊपर। तो जहां पर हम तो अर्थ यह सूत्र अब आ रहा है, तो इसका अर्थ होगा द्वंद्व और तत्पुरुष समास का जो लिंग होता है, अर्थात जब उसमें हम अंतिम में समास करने के बाद लिंग का निर्धारण करते हैं, तो उत्तर पद का जो लिंग होता है उसके अनुसार हम इसका लिंग बनाते हैं, जो समासिक पद होता है उसका लिंग बनाते हैं। यही इस सूत्र का अर्थ है। उदाहरण देते हैं, कुक्कुट मयूर्यौ, कुक्कुट मयूर्यौ अर्थात कुक्कुट कहते हैं मुर्गा को, मयूरी होगी मोरनी। तो अलौकिक विग्रह हो जाएगा कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुटश्च मयूरी च। अलौकिक विग्रह हम इसका करेंगे कुक्कुट सु मयूरी सु, कुक्कुट सु मयूरी सु। इस अर्थ में क्या हो जाएगा, इस अलौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा, चार थे द्वंद्व सूत्र से इतरेतर अर्थ में समास हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा सुप लोग करने के बाद स्थिति बनेगी कुक्कुट मयूरी। और कुक्कुट मयूरी होने के बाद जब यहाँ पे जब कुक्कुट मयूरी हो जाएगा तो फिर सू लेके आएंगे, सू को क्षम्यताम सू नहीं, यहाँ पे औ लेके आएंगे, क्योंकि दो हैं, कुक्कुट भी है मयूरी भी है, दो है, तो सू की जगह द्विवचन में औ लेके आएंगे। यहाँ पे जब औ लेके आएंगे तो फिर यह सूत्र प्रवृत्ति करेंगे परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष। इस सूत्र से क्या कर देंगे, जो यहाँ पे द्वंद्व समास किया है तो द्वंद्व समास होने के कारण पर के समान लिंग कर देंगे। तो मयूरी में क्या है, स्त्रीलिंग है, तो मयूरी में स्त्रीलिंग है, तो कुक्कुट मयूरी में जो समासिक पद बनाएंगे उसमें भी स्त्रीलिंग कर देंगे। जब स्त्रीलिंग कर देंगे तो स्थिति है कुक्कुट मयूरी औ। इस स्थिति में आपको एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। इस सूत्र से क्या था, यहाँ पे पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था। क्या था, पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था। यहाँ पे पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होने के कारण मतलब मयूरी और औ में क्या था, पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश प्राप्त था, किंतु उसका क्या हो गया, दीर्घा जैसी जो एक सूत्र है उससे क्या हो गया, जो दीर्घ इकार है मयूरी का ई, उससे उत्तर जो इच प्रत्याहार है अर्थात औ, उसके परे रहते दीर्घा जचि सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का हो गया निषेध। जब निषेध हो गया तो पुनः इको यणचि सूत्र आकर इको यणचि सूत्र आया और उसने कर दिया यण। जब यण कर दिया तो स्थिति बने कुट मयूरी मयूरी औ, यह स्थिति में यण हो गया, ई को हो गया य, ई को हो गया य, तो रूप सिद्ध हो जाएगा हमारा कुक्कुट मयूर्यौ हो जाएगा कुक्कुट मयूर्यौ। अगला उदाहरण देते हैं, मयूरी कुक्कुटौ। कुक्कुटौ मयूरी इसका बनाएंगे हम मयूरी च कुक्कुटश्च, मयूरी च कुक्कुटश्च अर्थात मोरनी और मुर्गा। तो लौकिक विग्रह हो जाएगा मयूरी च कुक्कुटश्च, अलौकिक हो जाएगा मयूरी सु कुक्कुटसु। वैसी चार से द्वंद्व से समास कर दीजिएगा। यहाँ पे स्वादुत्पत्ति सुपलुक इत्यादि कार्य करने के बाद इससे बनेगी मयूरी कुक्कुट। इस स्थिति में फिर पुनः औ लेके आइएगा, क्योंकि दो हैं, मयूरी और कुक्कुट अलग अलग हैं, तो दो द्विवचन के पद हैं, तो दो होने के कारण द्विवचन में औ लेके आएगा, तो मयूरी कुक्कुट औ। इस स्थिति में परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो, यहाँ पे क्या करेगा, कुक्कुट में क्या है, पुल्लिंग है, कुक्कुट क्या है, पुल्लिंग का शब्द है, तो यहाँ पे पुल्लिंग पुल्लिंग हो जाएगा। जब पुल्लिंग में भी औ आएगा, तो जब पुल्लिंग स्थिति रहेगी तो मयूरी कुक्कुट औ यह स्थिति बनेगी। जब मयूरी कुक्कुट औ होगा तो फिर पुनः यहाँ पे कुक्कुट में जो औ है और औ, जैसे रामौ में हम करते हैं वैसे प्रथमे पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, यहाँ पर भी प्रथमे पूर्व सवर्ण से, किंतु एक सूत्र आता है नादिति, उस सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रथमे पूर्व सवर्ण सूत्र से जो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था उसका हो जाएगा निषेध। और जब निषेध हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि रेचि से, अर्थात जो अवर्ण है कुक्कुट में अ, उससे एज परे रहते औ, और पूर्व औ जो परे है उसके परे रहते पूर्व और पर के स्थान में अ और औ के स्थान में वृद्धि का आदेश औकार हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो इस रूप सिद्ध हो जाएगा मयूरी कुक्कुटौ। अगला उदाहरण है अर्धपिप्पली। क्या है, अर्धपिप्पली, अर्धम पिपल्या। इसका उदाहरण हमने सनपुंसकम सूत्र में शायद हम पढ़ चुके हैं, एक बार वहां देख लीजिएगा, यहाँ पढ़ चुके हैं अर्धम पिपल्य वाला, तो इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, वहां एक बार आप देख लीजिएगा। अर्धम नपुंसकम इस सूत्र की व्याख्या में देख लीजिएगा, सनपुंसकम में अर्धम नपुंसकम वहां पे, ठीक है। अगला
वार्तिक यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधु वाच्य। इस वार्तिक की हमने कल चर्चा करी थी, किंतु ये आज आ रहा है तो इसका अर्थ आज विस्तृत रूप से बताता हूँ। द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, अर्थात जहां पर द्विगु समास हो, उस द्विगु समास में प्राप्त, आपन्न और अलम पूर्वक क्या हो, प्राप्त, आपन्न और अलम पूर्वक तत्पुरुष समास, तथा गति समास में जो समस्त पद का लिंग होता है वह उत्तर पद के समान नहीं होता, अर्थात वहां पर परवर लिंगम तत्पुरुषो इस सूत्र से पर के समान लिंग प्राप्त होता है, किंतु उसका इस वार्तिक से निषेध होकर के उसका लिंग कैसा हो जाता है, जो उसका विशेष्य होता है उसके अनुसार उसका लिंग हो जाता है। तो उदाहरण बताते हैं, पंचशु कपालेषु संस्कृतः पंच कपालः पुरुडाशः, अर्थात 5 कपालों में संस्कार किया गया कोई हवि विशेष, ठीक है, लौकिक शब्द है, वैदिक शब्द है, क्षम्यतां। पंच कपालः पंचशु कपालेषु संस्कृतः पुरुडाशः, 5 कपालों में संस्कार किया गया कोई हवि विशेष, अर्थात सामासिक पद बनाना है हमें, पंच कपालः। अलौकिक हम करेंगे, लौकिक करेंगे हम पंचशु कपालेषु संस्कृतः पुरुडाशः, अलौकिक करेंगे पंचंसु और कपाल सु। इस अर्थ में संस्कृतम भक्षाः, एक सूत्र है संस्कृतम भक्षाः, यह क्या करता है, सप्तम्यंत शुभंत जो होता है संस्कृत अर्थ में अण प्रत्यय करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कृत अर्थ में यहाँ पे क्या है, तद्धितार्थ का विषय बना रहा है ये, ठीक है, तो तद्धितार्थ का विषय बनाने के कारण क्या होगा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, जो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, संख्यावाची जो पंचम सुबंत है उस पंचम सुबंत का कपाल के साथ समास हो जाएगा। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, सुपलुक होने के बाद उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग, जब उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो स्थिति बनेगी पंचन कपाल तन्नलोप प्रातिपदिकांत से क्या कर दीजिएगा, पंचन का जो न है उसका कर दीजिएगा लोप, तो स्थिति बनेगी पंच कपाल। इस स्थिति में सु लेके आइएगा प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद, और सु करने के बाद स्थिति बनेगी पंच कपाल सु। तो यहाँ पे पंच कपाल क्या है, पुल्लिंग का शब्द है, तो पुल्लिंग का शब्द होने के कारण परवलिंगम तत्पुरुषों से क्या था, उत्तर पद के अनुसार पुल्लिंग प्राप्त था। फिर क्या करेंगे, ये उत्तर पद के अनुसार यहाँ पे लिंग प्राप्त था, किंतु पुनः द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। तो इससे क्या कर दीजिएगा, आप जो द्विगु समास है उसमें उत्तर पद के अनुसार लिंग ना करके विशेष्य के अनुसार लिंग कर दीजिएगा। तो विशेष्य के अनुसार लिंग करने के बाद जो कपालेषु में नपुंसक लिंग है, तो वहां पे पहले जो नपुंसक लिंग था उसको बाद करके यहाँ पर हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है, तो पुल्लिंग हो जाएगा पुरुडासह के अनुसार। तो पुरुडासह के अनुसार विशेष क्या है यहाँ पे, पुरुडासह, तो उसके अनुसार हो जाएगा पुल्लिंग। पुल्लिंग होने के बाद सु को हो जाएगा रूप तो विसर्ग, तो स्थिति रूप सिद्ध हो जाएगा हमारा पंच कपालः। जब पंच कपाल रूप सिद्ध हो जाएगा तो हमारा अगला सूत्र आएगा प्राप्तापन्ने च द्वितीया। 1-2 सूत्र और बच रहे हैं तो मैं इसको आज इस पार्ट को समाप्त कर दूंगा तत्पुरुष को। तो प्राप्ता थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो पर्व अगला सूत्र है प्राप्तापन्ने च द्वितीया। एक पद है इसमें प्राप्तापन्ने, एक अव्यय है, और च और दूसरा है द्वितीय या तृतीय का एक वचन। वृत्ति कहते हैं समश्यति अकारश्चा नयोर अंतादेशः प्राप्तो जीविका प्राप्त जीविका इत्यादि। अर्थात प्राप्त और आपन्न जो शुबंत होते हैं, ऐसे प्राप्त और आपन्न शुबंतों का द्वितीयांत शुबंत के साथ समास होता है, और वह समास क्या होता है, तत्पुरुष संज्ञक होता है। और इसके साथ यह एक कार्य और करता है, जो प्राप्त और आपन्न शब्द है उनके अंतिम वर्ण को अकार आदेश भी करता है। तो यह सूत्र 2 कार्य करता है, एक तो तत्पुरुष समास करता है प्राप्त और आपन्न शुबंतों का द्वितीयांत शुबंत के साथ, और जो दूसरा कार्य यह करता है प्राप्त और आपन्न शब्दों का जो अंतिम वर्ण है उसको अकार आदेश भी करता है। उदाहरण देते हैं, प्राप्त जीविका, अलौकिक विग्रह हो जाएगा प्राप्तो जीविकाम, प्राप्तो अर्थात प्राप्तः जीविकाम, अलौकिक हो जाएगा प्राप्त सु जीविका प्राप्तापन्ने जो द्वितीय, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, जो प्राप्त सुबंत है उसका द्वितीय का जो शुबंत है जीविका उसके साथ तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास होने के कारण, और एक तो समास होगा और दूसरा क्या होगा, प्राप्त को जो प्राप्त शब्द है उसको अकारांत भी हो जाएगा, मतलब अव्यादेश हो जाएगा। तो और ये हो जाएगा तो स्थिति बनेगी प्राप्त सु जीविका सु, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही प्राप्त में अकार है, तो पुनः यहाँ पे विशेष आपको रूप नहीं दिखाएगा, आगे आपको कहीं अन्य उदाहरणों में दिखेगा। फिर यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक होने के बाद
उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग, प्राप्त जीविका। अब यहाँ पे क्या है, आपको विग्रह वाक्य में जीविकाम दिखा होगा, प्राप्त जीविकाम। तो जीविकाम क्या है, नियत विभक्तिक है। नियत विभक्तिक होने के कारण आपने कल सूत्र पढ़ा था, एक विभक्ति चाहे पूर्व निपात है। इससे क्या हो जाएगी, जीविका की उपसर्जन संज्ञा। और उपसर्जन संज्ञा का फल क्या था, बोर स्त्री और उपसर्जन से सूत्र कल पढ़े थे। तो इससे क्या हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञक जो स्त्री प्रत्यांत जीविका शब्द है, उसके अंतिम अच जो आ है, अर्थात जीविका का जो आ है, उसको हो जाएगा गोर स्थिर उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा होने के कारण ह्रस्व। जब ह्रस्व हो जाएगा तो स्थिति बनेगी प्राप्त जीविका। जब प्राप्त जीविका हो जाएगा तो सु लेके आएगा। सु लेके आने के बाद परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष सूत्र से क्या होना चाहिए, जीविका में है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग प्राप्त होना चाहिए। किंतु उसका यह दिगु प्राप्तापन्ना लंब पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य इस वार्तिक से हो जाएगा निषेध। और विशेष्य के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग विशेष के अनुसार पुल्लिंग होने के कारण रूप सिद्ध हो जाएगा प्राप्त जीविका। अगला उदाहरण देते हैं, आपन्न जीविका। इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा आपन्न जीविकाम इति, अर्थात जीविका को प्राप्त। अलौकिक विग्रह करेंगे इसका, आपन्न सु जीविका अम, प्राप्तापन्न जो द्वितीय से समास कर दीजिएगा और आपन्न को अकारांत कर दीजिएगा। तो इस और प्रातिपदिक संज्ञा सुप्लोक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं ऊपर से, वैसे ही करने के बाद स्थिति बनेगी आपन्न जीविका। आपन्न जीविका स्थिति में एक विभक्ति या पूर्व निपात से उपसर्जन संज्ञा गोर स्थिर उपसर्जन से जीविका का जो आकार है उसको कर दीजिएगा ह्रस्व। तो स्थिति बनेगी आपन्न जीविका। फिर सु लेके आएगा, परवलिंगम तत्पुरुषों से क्या हो जाएगा, उसको स्त्रीलिंग होना चाहिए, क्योंकि जीविका स्त्रीलिंग पर के समान लिंग होना चाहिए, तो स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो उसका बात कर करके द्विगु प्राप्तापन्नालम द्विगु प्राप्तापन्नालम इस वार्तिक से क्या कर दीजिएगा, उसको कर दीजिएगा विशेष्य के अनुसार लिंग। जब विशेष्य के अनुसार लिंग कर देंगे तो आपका हो जाएगा पुल्लिंग, तो आपका रूप सिद्ध हो जाएगा आपन्न जीविका। जैसे आपने प्राप्त जीविका रूप सिद्धि का सेम उसी प्रकार। अगला उदाहरण है अलंग कुमारी ही। लौकिक विग्रह करेंगे इसका, अलम कुमार्यई अर्थात कुमारी के लिए सुयोग्य, अलम कुमार्यई। और अलौकिक विग्रह करेंगे अलम सु कुमारी ङे, अलम सु कुमारी ङे। अब यहाँ पर क्या है कि हमें अलम जो पद है और कुमारी है, तो अलम का कुमारी के साथ किसी भी जो पाणिनि सूत्र अभी तक हमने जो पढ़े हैं अथवा अन्य जो सूत्र हैं, तो हमें कहीं पर भी क्या है समास प्राप्त नहीं हो रहा। अलम का जो है, अलम पद का किसी भी पाणिनि सूत्र से समास प्राप्त नहीं है। किंतु यहाँ पे क्या करेंगे, अलम पूर्वक जो समास है, अलम पूर्वक समास में पर्वत लिंग का निषेध किससे किया गया है, जो वार्तिक हमने पढ़ा है ऊपर द्विगु प्राप्तापन्नालम, इससे किया गया है। तो इससे हमें क्या सूचना मिलती है कि अलम का कहीं ना कहीं समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ऐसा कोई विशिष्ट रूप से सूत्र का विधान नहीं है, केवल हम इस वार्तिक के अनुसार यह ज्ञापक निकाल सकते हैं कि इस समर्थ सुबंत का इस समर्थ सुबंत के साथ समास हुआ है। तो इस ज्ञापक के आधार पर अलंका कुमारी के साथ समास कर देंगे। इसके लिए कोई विशिष्ट रूप से पाणिनि का सूत्र नहीं है, मतलब समास प्राप्त, मतलब किसी पाणिनि सूत्र द्वारा हमें समास प्राप्त नहीं होता कि अलम पद का कुमारी के साथ हम समास कर पाए। तो केवल हम जो ये वार्तिक है इसके ज्ञापक के अनुसार कि अलम का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ऐसा वह वार्तिक में ऐसी बात कही गई है। तो इस ज्ञापक के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि जो अलम समर्थ सुबंत है उसका कुमारी समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, केवल ज्ञापक के आधार पर। प्रातिपदिक समास ज्ञापक के आधार पर समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद क्या करेंगे हम, उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन के बाद पूर्व प्रयोग, तो इसलिए बनेगी अलम कुमारी। तब पुनः एक विभक्ति जा पूर्व निपाते लेके आइएगा, कुमारी की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा होने के बाद गोर स्त्योर उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा जो कुमारी शब्द है उसको हो जाएगा ह्रस्व। तो कुमारी में जो दीर्घ इकार है उसको हो जाएगा ह्रस्व इकार, तो स्थिति बनेगी अलम कुमारी। अब मो यहाँ पे है अलम कुमारी, तो आप एक काम कीजिएगा, मो अनुस्वार एक सूत्र है, उससे क्या कीजिएगा, मो की जो मो है उसको अनुस्वार कीजिएगा, और अनुस्वार से यही पर सवर्ण उसको कर दीजिएगा पर सवर्ण। तो मो को करेंगे अनुस्वार तो अलम लौ के ऊपर चला जाएगा, और अनुस्वार को कर देंगे पर सवर्ण, पर के जैसा सवर्णी हो जाएगा। तो मो कैसा है पंचम, और उसको हमने अनुस्वार किया है, तो पर सवर्ण करेंगे तो कवर्ग है। पर में क्या है, कवर्ग है। क का पंचम क्या होता है, ङ क ख ग घ ङ, तो पर सवर्ण कर देंगे तो ङ। तो स्थिति बन जो अनुस्वार है उसको क्या बना देंगे हम, ङ, तो स्थिति बन जाएगी अलंग कुमारी। फिर सु लेके आइएगा, सु का परवलिंगम दोनों तत्पुरुषों से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग प्राप्त था, कुमारी स्त्रीलिंग का है। फिर इस
जो प्राप्तापन्नालम पूर्वगति समास हेतु प्रतिषेधो वाच्य से निषेध हो जाएगा, तो आपका जो स्त्रीलिंग था उसका निषेध होकर के विशेष्य के अनुसार पुल्लिंग होने के कारण सु को रूप विसर्ग हो जाएगा, आपका रूप सिद्ध हो जाएगा अलन कुमारी। अगला अतएव ज्ञापकात समास, वही कह रहा है अलन कुमारी में क्या है, ज्ञापक के अनुसार समास है, वही है। आप आगे लाइन भी लिख रहा है, तो अगला उदाहरण देते हैं निष्कौशाम्बी। निष्कौशाम्बी की सिद्धि हमने कल पढ़ी ली थी, एक विभक्ति चापूर्व निपाते गोर स्त्योर उपसर्जन से, इस सूत्र की सिद्धि में, तो उसको आप वहां से देख लीजिएगा, वही सिद्धि वही उदाहरण इसने यहाँ भी दिया है। अगला और अंतिम उदाहरण है तत्पुरुष का, तो सूत्र है तत्पुरुष का अर्धर्चाह पुंसी च, अर्धर्चाह पुंसी च। इसमें 3 पद हैं सूत्र में। अर्धर्चाह प्रथमा का बहुवचन, पुंसी सप्तमी का एक वचन, चौ क्या है अव्यय। अर्थात वृत्ति कहती है अर्धर्चादयः शब्दाः पुंसी क्लेबे च स्युः अर्धर्चः इति। अर्धर्चम, 2 अर्धर्चम और अर्धर्चः 2 हैं, तो अर्थ होगा सूत्र का अर्धच आदि जो शब्द हैं, कौन से, अर्धर्च, अर्धर्च यह शब्द जो है, ये शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में होते हैं। जो अर्धच आदि शब्द हैं वो पुल्लिंग में भी होते हैं और नपुंसक लिंग दोनों में भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें 2 उदाहरण दिखाए, एक पुल्लिंग का उदाहरण दिखाया दे रहा है अर्धर्चः, और नपुंसक लिंग का उदाहरण दिखाया दे रहा है अर्धर्चम। इस प्रकार हमें 2 उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अर्धर्चः बनाते हैं। लौकिक विग्रह हो जाएगा इसका, ऋचः अर्धम, मंत्र का आधा भाग, ऋचा ऋच मतलब मंत्र, तो अर्धम मतलब आधा, ऋचम अर्ध, लौकिक करेंगे ऋचंगस अर्धसु, अर्धम नपुंसकम से आप समास कर दीजिएगा, यहाँ पे नपुंसक लिंग जो विद्यमान यहाँ पे अर्ध शब्द है उसका ऋच जो सुबंध है अव्ययवाचक उसके साथ समास कर दीजिएगा। अर्धम नपुंसकम से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपलोक उपसर्जन संज्ञा होने के बाद पूर्व प्रयोग, पूर्व प्रयोग होने के बाद स्थिति बनेगी अर्ध ऋच। इस स्थिति में एक सूत्र है ऋक पूरब्धु प्रथाम अनक्षे। इस सूत्र से क्या करेंगे, यहाँ पे ऋच शब्द ऋच क्या है, पद अंत में है, तो ऋच पद अंत वाले जहां पर ऐसा समास हो, ऐसा आपको समासिक पद प्राप्त होता है, तो उससे क्या हो जाएगा अप्रत्यय, समासांत का एक प्रकरण है, वहां से सूत्र है ऋक पूरब्धु प्रथाम अनक्षे। इस सूत्र से हो जाएगा अप्रत्यय, तो स्थिति बनेगी अर्ध ऋच। इस स्थिति में आद गुणों से हो जाएगा गुण, तो बन जाएगा अर्धर्च अ, जो अर्ध में अ है और ऋच में गुण होकर के अर्धर्च अ, पूर्ण से रपरत्व भी होकर के अर्धर्च अ। फिर पुनः सु लेके आइएगा, सु लाने की स्थिति में जब आपको एक सूत्र लगाना है, आपके पास स्थिति बनी अर्धर्च सु, क्या बनी अर्धर्च सु। इस स्थिति में आप ये वाला सूत्र लगाइएगा अर्धर्चाह पुंसी च, अर्धर्चाह पुंसी च। इस सूत्र से क्या करेंगे, अर्ध शब्द जो है पुल्लिंग में भी होता है और नपुंसक लिंग में भी होगा, तो एक बार आप पुल्लिंग का रूप बनाएंगे, एक बार नपुंसक का रूप बनाएंगे। जब आप पुल्लिंग का रूप बनाएंगे तो क्या करेंगे, सु को लेकर के रुत्व विसर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, सु को लेकर के रुत्व विसर्ग कर देंगे। और जब नपुंसक का रूप बनाएंगे तो बाकी सारे काम से समान होंगे, जैसे अर्धर्चः में होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सु को अतो अम से अम हो जाएगा, और अमी पूर्व से सु को अम होने के बाद अमी पूर्व से पूर्व रूप होने के बाद रूप बन जाएगा आपका अर्धर्चम इति तत्पुरुषः। इस प्रकार तत्पुरुष समास हमारा भी समाप्त होता है। यदि किसी को कोई प्रश्न संख्या जिज्ञासा हो तो वह पूछ सकता है, नहीं तो आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। आम् कस्यापि किमपि प्रश्नमस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते। महोदय, इन सभी सूत्रों को याद कैसे करें उदाहरण के साथ? महोदय कोई दवाई तो है नहीं कि मैं घोट के दे दूं, आप उसको एक बार खा लें और वो याद हो जाएगा। अब उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी याद होगा, आपको रोज उसका पारायण करना पड़ेगा, उसी से आपको याद होगा। और वो डॉक्टर की दवाई तो है नहीं, सुबह एक गोली दिन में एक गोली तो उससे सूत्र भी याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, रोज उसका पारायण करना पड़ेगा, तभी आपको उसकी प्रक्रिया सिद्धि समझ आएगी। आपको